छात्रगण बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को भी आप राघव क्लासेज के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस बिहार ज्ञान श्रृंखला से आसानी से हल कर देंगे साहब। एक बार सुनकर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से। मेरे साथ है सुधाकर जी हाजीपुर से, अशोक जी धनबाद से, आर्यन जी किशनगंज से, कुणाल जी पूसा समस्तीपुर से, जीतू जी तमिलनाडु चेन्नई से, रेणु जी जीना बिहार से, साक्षी जी वैशाली से, सुदर्शन जी छपरा से और शिखा जी हाजीपुर से। हमारे द्वारा चलाई जा रही बिहार ज्ञान श्रृंखला, जिसे आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान पूर्वक सुन के और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। बिहार अपनी ऐतिहासिक गौरव, संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ एक ओर राजगीर, वैशाली, गया, पाटलिपुत्र, सासाराम जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो दूसरी ओर बोध गया, बिहार शरीफ और पटना साहिब के पावन तीर्थ स्थल हैं। पर्यटकों को सरकार द्वारा वर्ष 1987 से एक एक उद्योग के रूप में मान्यता भी दी जा चुकी है तथा इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में 958 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन करके राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के विशेष उपाय किए। आगे की जानकारी सुधाकर जी द्वारा, जो हाजीपुर बिहार से हैं। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह, हाजीपुर वैशाली बिहार से। बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में जैसा कि दीपक जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे द्वारा सुनिए। समय समय पर पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष उत्सवों का आयोजन होता है। छठ पर्व के अवसर पर पटना में तथा सोनपुर मेला के अवसर पर सोनपुर में पर्यटक ग्रामों की स्थापना भी की गई है। वर्तमान राज्य सरकार ने पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान के लिए बिहार दृष्टि पर्यटन क्षमता का उपयोग एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य हेतु एक समिति गठन किया है। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल निम्नलिखित हैं। पटना। आधुनिक पटना को स्थापना शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में किया। गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इतिहास के लंबे समय में इसे पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से जाना जाता था। शेरशाह सूरी के नेतृत्व में 16वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पठानों का बोलबाला रहा। इसी शहर में 1666 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिनकी याद में तख्त श्री हरमंदिर की स्थापना हुई, जो सिखों के 4 मुख्य तीर्थ स्थलों में एक है। 18वीं सदी में अजीमुस्सासन, जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब का पोता था, बिहार का प्रांतपति बना। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा। अंत में एक सवाल, पटना शहर किन नदियों के बीच स्थित है? जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। आगे की जानकारी सुदर्शन जी द्वारा सुनिए। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा बिहार से। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसे पीछे सुधाकर जी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया, अब आगे की जानकारी मेरे द्वारा। सन 1912 से 15 में और 1951 से 55 के बीच पुरातात्विक खुदाई में पटना में अनेक अवशेष मिले हैं। कुषाण और गुप्त काल के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। इसके लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में आगम कुआं स्थित है। लोक श्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने एक छत्र राज करने की लालच में अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनके शव का इसी कुएं में मिटा दिए थे।
लेकिन इसका ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ नहीं है। यहाँ पर शीतला देवी की मंदिर भी है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में धौलापुर में शेर शाह की बनाई हुई मस्जिद है। गुरुद्वारा की वर्तमान इमारत लगभग 1957 में बनी है। इसमें जयपुर, मकराना और जोधपुर के सुंदर सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। गुरुद्वारा से 3 किलोमीटर पश्चिम में शहर का सबसे पुराना ईसाई गिरजाघर है, जो 1772 के लगभग में बना था। पश्चिमी पटना में गांधी मैदान से पश्चिम में कुछ दूरी पर गोलघर है। यह एक विशाल गुम्बदा आकार गोदाम है, जिसे 1786 में कैप्टन गासिटर्न ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के लिए बनवाया था। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुरुद्वारा की वर्तमान इमारत लगभग किस वर्ष बनी थी? अब आगे की जानकारी जीतू जी चेन्नई से देंगी। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं जीतू कुमारी अपने ग्रुप साथी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि पीछे सुदर्शन जी ने बताया पटना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, अब आगे। पटना में विश्व प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा के साथ मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष सुरक्षित हैं। पटना के विशेष आकर्षक एक जीवाश्म वृक्ष है जो 20 लाख वर्ष पुराना है। मुगल चित्रकला तथा पटना कलम के अनेक सुंदर नमूने भी यहाँ सुरक्षित है। पटना में एक तारामंडल भी है, जहाँ GM2 द्वारा संचालित स्टार प्रोजेक्टर की सहायता विश्व के किसी भी शहर या अक्षांश के ग्रह नक्षत्रों को दृश्य आसानी से दर्शकों को दिखाया जाता है। पटना सचिवालय के पूर्वी द्वार के सामने शहीद स्मारक स्थित है, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों की याद में बनाया गया है। इसी स्थान से कुछ दूरी पर संजय गांधी जैविक उद्यान है। पटना की पश्चिमी सीमा पर सदाकत आश्रम स्थित है, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान कार्यालय है। इस आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के समय की थी। यहाँ बिहार विद्यापीठ का गठन भी हुआ है। पटना से 29 किलोमीटर दूर पर स्थित मनेर सूफी संत शरफुद्दीन यहाहा के मनेरी के नाम से जुड़ा है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में यहाँ ज्ञान और शांति की दीक्षा ली थी। इसी मकबरे के पास इनके शिष्य एवं वंशज शाह दौलत का भी मकबरा स्थित है, जिसे छोटी दरगाह कहा जाता है। भगवान बुद्ध वैशाली में अनेक बार अपना परिवर्तन दिए हैं। उन्हीं की याद में अशोक ने सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। यह बिहार की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर उत्तर बिहार में स्थित है। 383 में यहाँ बौद्ध धर्म प्रचारकों का द्वितीय सम्मेलन हुआ था। वैशाली में ही 540 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। 6ठी शताब्दी में यह लिच्छवियों के कर्म भूमि भी थी, जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। वैशाली में अशोक की ललाहट, जैन मंदिर, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल सिंह की गढ़ी आदि दर्शनीय स्थल है। वैशाली से कुछ दूर गंगा के तट पर सोनपुर बसा है, जहाँ प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला लगता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक माह यानी अक्टूबर नवंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। सोनपुर हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। अब इस तथ्य से एक प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, शहीद स्मारक पटना में कहाँ स्थित है? धन्यवाद। जय हिंद। बिहार की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बिहार विभाजन के बाद बिहार लॉन टेनिस चैंपियनशिप नामक प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने लगा तथा 1930 में ब्रिटिश टीम तथा 1970 में पाकिस्तान की टीम के साथ यहां डेविस कप का मैच आयोजित हुआ। बिहार में लॉन टेनिस के मुख्य खिलाड़ी के सेन ए सेन द्वारा हरिवर्मा हुए। बिहार में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी गुलाम मोहम्मद कोच के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्रिकेट की शुरुआत बिहार में रणजी मैचों के साथ हुई।
पटना में क्रिकेट खेल की राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा प्राप्त है, परंतु भारी लोकप्रियता के बावजूद भी यहाँ केवल एक ही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पनप पाया। सब्बा करीम भारत की टीम में शामिल किए गए थे। राष्ट्रीय स्तर के अन्य खिलाड़ी रमेश सक्सेना एवं रणधीर सिंह 1996 में विश्व कप श्रृंखला में जिम्बाब्वे केनिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आयोजन पटना स्थित मोइल हुक स्टेडियम में हुआ था। अन्य खेल बिहार में श्रीमती सरोजिनी गोंगटे अखिल भारतीय महिला बैडमिंटन चैंपियन रही। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराकार एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौध की टाटा में कार्यरत है तथा श्री विश्वनाथ सिंह जो बिहार के मूल निवासी हैं खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गीता जुस्की का जन्म बिहार के पटना में हुआ। महिला तीरंदाज पूर्णिमा महतो बिहार का नाम रोशन किया। बिहार के श्री शंकरन बास्केटबॉल के जाने माने खिलाड़ी हैं। बिहार में राष्ट्रीय स्तर के रेफरी एवं अंपायर भी हैं। वर्तमान समय में योगेंद्र पंडित तथा विजय कुमार सिन्हा राष्ट्रीय स्तर के रेफरी हैं। क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के अंपायर श्री गोरा बोस बिहार के श्री एजाज हुसैन 1993 में केन्या दौरा करने वाली भारतीय टीम हॉकी के 19 वर्ष से कम आयु की बहरीन का दौरा करने वाली फुटबॉल टीम के मैनेजर थे। डॉक्टर समीर गुप्ता LP वर्मा और पटना के डॉक्टर प्रेम कुमार राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। बिहार में खेलकूद की पुरानी परंपरा रही है। गांव-गांव में अखाड़ों की व्यवस्था थी तथा कुश्ती, दंगल, क्रीड़ा एवं मनोरंजन का साधन था। जमींदारी व्यवस्था इन अखाड़ों की सहायता करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जमींदार तो समाप्त हो गए, परंतु सरकार का रवैया खेल कूद के प्रति बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। राजकीय समर्थन के अभाव तथा व्यावसायिक वर्ग की उदासीनता खेलकूद के निम्न स्तर के लिए जिम्मेवार है। राज्य में अच्छी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति से ही राज्य में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास संभव है। खेलकूद को बढ़ावा देने में विकेंद्रित आयोजन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। अब अंतिम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाएंगे साक्षी जी के द्वारा। धन्यवाद। मैं शिखा कुमारी हाजीपुर बिहार से। बिहार ज्ञान में जैसा कि आर्यन जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे से सुनिए। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर से लगभग 65 किलोमीटर दूर एवं भागलपुर के समीप भीम बांध 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी सुंदर और हरी भरी घाटी है, जहां 2 जलधाराएं, एक शीतल और एक उष्ण आकर मिलती हैं और घने जंगल में से एक जलकुएं का निर्माण करती है। उदयपुर अभ्यारण्य चंपारण जिले में स्थित एवं बेतिया शहर के समीप लगभग 10 वर्ग किलोमीटर पर फैला यह अभ्यारण्य बांध एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य 900 स्थावर किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य नेपाल के सीमा से सटा हुआ है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पठारों में अवस्थित है। 1994 में इसे अधिगृहित किया गया। नालंदा का राजगीर अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राजगीर में स्थित है। यह राजगीर के ऐतिहासिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें हिरन, तेंदुआ, लकड़बग्घा, नील गाय इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, यह गया जिले के बोध गया में स्थित है। इसका फैलाव 25 स्क्वायर किमी में है। यहाँ कई प्रकार के वन पशु पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, इसमें दुर्लभ डॉल्फिन मछलियाँ संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। सुल्तान से कहलगांव तक नदी में 50 किलोमीटर का क्षेत्र डॉल्फिन सेंचुरी के लिए रखा गया है। रोहतास का कैमूर अभ्यारण्य, यहाँ की कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। मेरे टॉपिक से कुछ सवाल हैं जिसका जवाब कमेंट में दे। उदयपुर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आगे की जानकारी रेणु जी से सुनिए। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे से पूर्व शिखा जी ने
बिहार ज्ञान श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। अब उससे आगे बिहार में खेल कूद को प्रोत्साहित करने तथा उसके लिए सुनियोजित प्रयास करने का श्रेय स्वर्गीय मोइनुल हक को जाता है। इसके ही कठिन प्रयासों के कारण राज्य में खेलकूद की संस्थाओं का गठन हुआ तथा उन्हें दिशा मिली। उसके साथ बिहार में खेलकूद को स्वर्गीय R.I. सिंह एवं स्वर्गीय रवि मेहता ने भी बढ़ावा दिया। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने तथा उनको प्रमाणित स्तर प्रदान करने हेतु 1961 में बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किया गया। 1966 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसके 19 सदस्य होते हैं तथा शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह विशेष खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, टेनिस आदि के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था की गई थी। 1975 से 76 में स्पोर्ट्स काउंसिल भंग कर एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन किया गया। अब इसका नाम बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसके महानिदेशक श्री W.H. खा हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के अतिरिक्त राज्य में ओलंपिक एसोसिएशन की भी एक इकाई है। बिहार ओलंपिक एसोसिएशन का गठन बिहार में खेलकूद संस्था की संबंधनकारी संख्या के रूप में किया गया है। बिहार में खेल कूद के प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल समारोह आयोजित करने हेतु कई स्टेडियम का निर्माण किया गया है। पटना में 3 बड़े स्टेडियम बनाए गए हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है। इसकी क्षमता 25,000 दर्शकों की है तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल तथा क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त फुलवारी शरीफ में मिथिलांश स्टेडियम तथा खगौल में रेलवे स्टेडियम का निर्माण किया गया है। पटना के गांधी मैदान में भी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होती रहती हैं। विश्व कप मैच के लिए पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में नया पेविलियन बनाकर इसे राष्ट्रीय स्तर कर दिया गया है। छपरा का राजेंद्र स्टेडियम प्रसिद्ध है। पटना के कंकड़बाग में एक बड़ा इंडोर स्टेडियम का निर्माण आरंभ है। जिला स्तरीय खेल कूद के लिए प्राय प्रत्येक जिले में स्टेडियम की स्थापना की गई है। बिहार में हॉकी खेल की शुरुआत 1904 में पटना कॉलेज के मैदान से हुई। 1928 में संपन्न एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी प्रतियोगिता में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। विजयी टीम के कप्तान बिहार के जयपाल सिंह थे। अंत में आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? धन्यवाद।